एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, वायरस, फंगी जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों से होने वाले संक्रमण के इलाज में एंटीमाइक्रोबियल दवाओं जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल, एंटीवायरल और एंथेल्मेंटिक्स का उपयोग किया जाता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब इन एंटीमाइक्रोबियल दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर लेते हैं तो इस अवस्था को एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR कहते हैं। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस विकसित कर लेने वाले सूक्ष्म जीवों को सुपरबग के रूप में जाना जाता है। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का परिणाम बेहद खराब होता है। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रभावहीन हो जाते हैं, संक्रमण लगातार बना रहता है और दूसरों में फैलने की संभावना ज्यादा हो जाती है। WHO ने इसे वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़े खतरों की श्रेणी में रखा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में अनुमानित 7 लाख मौतें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण हो जाती हैं। अगर पर्याप्त प्रयास नहीं किया गया तो वर्ष 2050 तक यह आंकड़ा 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा, जिसमें से 90% मौतें एशिया और अफ्रीका में होंगी। यह चुनौती और भी गंभीर हो जाती है जब विगत 3 दशकों में एंटीबायोटिक दवाओं का कोई भी नया विकल्प उपलब्ध नहीं हो पाया है। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के वैसे तो कई कारण हैं, पर खुद से या योग्य चिकित्सक के सलाह के बिना एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन या एंटीबायोटिक दवाओं के खुराक को पूरा न लेना एक बड़ा और सामान्य कारण है। एंटीमाइक्रोबियल दवाओं का उत्पादन जहां होता है, उन फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे का प्रभाव नदियों, तालाबों, नालों और मिट्टियों में कर देने से इनमें रहने वाले सूक्ष्म जीवों में इन दवाओं के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है और आखिरकार मानव जाति को इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी AMR चिकित्सा जगत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, आइए इसे समझते हैं इंपीरियल कॉलेज लंदन की साइंटिस्ट डॉक्टर शरण्या चैटर्जी से। नमस्कार, झारखंड विधानसभा टीवी के कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज का चर्चा का विषय है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस या AMR। माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये हम सूक्ष्म जीवों को बोलते हैं जिन्हें इंसान केवल अपनी आँखों से नहीं देख पाता है और इसे देखने के लिए हमें स्पेशल उपकरण जैसे कि माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। माइक्रोब्स कई तरह के होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस या प्रोटोजोअन पैरासाइट्स। माइक्रोब्स अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। कुछ माइक्रोब्स हमारे गट में रहते हैं और ये हमारे हेल्थ का हमारे स्वास्थ्य का भी ख्याल रखते हैं, बट कुछ माइक्रोब्स हमें बीमारी देते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जैसे टाइफॉइड जो कि सैल्मोनेला टाइफी से होता है, या मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम से होता है, या फिर फंगल इन्फेक्शंस जो कि सेकेंडरी इन्फेक्शंस के तौर पे अक्सर पेशेंट्स में देखी जाती है। जो बीमारी करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स होते हैं, उनके लिए जिस दवा का इस्तेमाल होता है उसे हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स या एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स कहते हैं। अगर ये बैक्टीरिया के लिए है तो इसे हम एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक कहेंगे। अगर ये वायरस के लिए है तो हम एंटीवायरल कहेंगे, या फंगस के लिए है तो हम इसे एंटीफंगल कहेंगे। आज की इस चर्चा में मैं एंटीमाइक्रोबियल्स के उदाहरण के रूप में ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करूँगी, और एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए यूज़ होता है। 1928 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी तो इसे जादू की छड़ी या मैजिक बुलेट कहा गया था, क्योंकि ये जीवाणुओं के संक्रमण के लिए काफ़ी कारगर साबित हुई थी। लेकिन उस समय किसी ने ये नहीं सोचा था कि आगे आने वाले वर्षों में बैक्टीरिया पे ये पेनिसिलिन या अन्य जो एंटीबायोटिक्स डिस्कवर हुई, इसके बाद ये सारा बेअसर हो जाएगा।
इसी प्रक्रिया को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जब जो माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया या फंगस या वायरस, इन पे कोई भी दवाई, कोई भी एंटीमाइक्रोबियल दवाई बिल्कुल काम नहीं करती, तो उसे हम एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस या AMR कहते हैं। बैक्टीरिया ये दवाई खा खा के इतनी ताकतवर बन जाती है कि अब ये दवाई बिल्कुल उन पे बेअसर हो जाती है। 2020 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस या AMR को मानवता के लिए जो सबसे बड़े 10 खतरे होते हैं, यानी कि टॉप 10 ग्लोबल पब्लिक हेल्थ थ्रेट्स में से एक रखा। जानते हैं पूरे विश्व में वैज्ञानिक और डॉक्टर्स AMR को इतना बड़ा खतरा क्यों मानते हैं? इसका एक सामान्य सा कारण है, क्योंकि अगर माइक्रोब्स या बैक्टीरिया सारे दवाओं से रेजिस्टेंट हो जाते हैं, इनमें सारी दवाओं के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता आ जाती है, तो हम सामान्य से सामान्य बीमारी के लिए हमारे पास कोई भी ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं होगा और छोटी से छोटी बीमारियों में भी लोगों की मौत हो सकती है। अब जानते हैं एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये कैसे डेवलप होता है। आपने एवोल्यूशन ये शब्द तो सुना ही होगा कि इंसानों का एवोल्यूशन होता है। बैक्टीरिया या दूसरे माइक्रोब्स जो होते हैं, इनका भी एवोल्यूशन होता है। इनके जो जीनोम होता है, इनका जो आनुवांशिक मटेरियल होता है, इसमें प्रतिरोध क्षमता डेवलप हो जाती है एंटीबायोटिक एक्सपोजर से। और गौर कीजिएगा कि ये जो रेजिस्टेंट जीन्स होती है बैक्टीरिया में, ये एक प्रोसेस जिसे हम हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र कहते हैं, इस प्रोसेस से ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में भी जा सकती है। अब जो बैक्टीरिया होती है, मैं आपको उसका लाइफ साइकिल थोड़ा सा समझाऊंगी। बैक्टीरिया अपना ही कॉपी बनाती है एक प्रोसेस से जो कि काफ़ी फास्ट होता है। ई कोलाई नामक एक बैक्टीरिया सिर्फ 20 मिनट में 1 से 2 कॉपी बना सकती है। तो आप समझिए, जब ये बैक्टीरिया इंसान के अंदर होती है, मान लीजिए आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है जो कि 3 दिन तक चल रहा है, 3 दिन में हर 20 मिनट में बैक्टीरिया अपनी ही कॉपीज़ बनाते रहेंगी। सिर्फ एक बैक्टीरिया, गौर कीजिएगा, सिर्फ एक बैक्टीरिया में अगर रेजिस्टेंस डेवलप होता है तो वो काफ़ी होता है कि वो अपनी ही कॉपीज़ बना के अपने पूरे पॉपुलेशन में उस रेजिस्टेंस को फैलाए। और यहाँ तक कि हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र प्रोसेस से वो अपने ही बैक्टीरिया, अपने तरह के बैक्टीरिया में फैलाए या अन्य बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई, क्लेब्सिएला में भी हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र से जो रेजिस्टेंट जीन होता है उसको फैला सकता है। तो इस तरह से रेजिस्टेंस का जो एवोल्यूशन होता है वो इंसान के अंदर हो सकता है जब हम दवाई खा रहे हैं, जब हम बीमार हैं। ये जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट माइक्रोब्स होते हैं उन्हें हम सुपरबग के नाम से जानते हैं। मैं कुछ सुपरबग का उदाहरण देना चाहूँगी, जैसे XDR यानी कि एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, जो कि काफ़ी सारे एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो चुकी है। हाल ही में एक फंगस जिसका नाम है कैंडिडा ऑरिस, ये भी काफ़ी रेजिस्टेंट सुपरबग है। 90% केसेस में ये पाया गया है कि कैंडिडा ऑरिस, जो कि पहला एंटीफंगल ड्रग होता है फ्लूकानाजोल, उससे रेजिस्टेंट होता है। बहुत सारे वेरिएंट्स इसके मिले हैं जो कि सारे एंटीफंगल से रेजिस्टेंट होता है, जिसके चलते इससे जो पेशेंट्स की जो डेथ होती है, जिसे हम मॉर्टेलिटी बोलते हैं, वो लगभग 60 से 70% होती है। अब जानते हैं AMR ये कैसे डेवलप होता है। तो AMR काफ़ी कारणों से हो सकता है। सबसे पहला, जैसे कि मैंने थोड़ा सा अभी आपको समझाया, नेचुरल ऑकरेंस से AMR डेवलप हो सकता है। जब भी बैक्टीरिया एंटीबायोटिक को देखती है तो उसमें काफ़ी म्यूटेशंस आ जाती है, जिससे उसकी प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। ये प्रोसेस जनरली काफ़ी स्लो होता है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये म्यूटेशंस आएंगी और ये बैक्टीरियल पॉपुलेशन में स्टेबलाइज होंगी। इसी तरह से एक उदाहरण है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट क्लेब्सिएला निमोनिया बैक्टीरिया का। ये निमोनिया कॉज करती है और धीरे धीरे इस बैक्टीरिया में इतनी म्यूटेशंस आ चुकी है कि ये मेथिसिलिन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स, सिर्फ एक नहीं, ये पूरे बीटा लैक्टम ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स से ही रेजिस्टेंट हो चुकी है। तो इसे ट्रीट करने के लिए अभी काफ़ी कम एंटीबायोटिक्स
बची है। इसके अलावा जो प्रमुख रीज़न है वो है सेल्फ मेडिकेशन। काफ़ी देशों में हम एंटीबायोटिक्स का धड़ल्ले से उपयोग करते हैं। छोटी बीमारियां जैसे सर्दी ज़ुकाम या पेट खराब होता है और हम एंटीबायोटिक खा लेते हैं। इससे क्या होता है, जब हमें ज़रूरत नहीं है तब हम जो दूसरे बैक्टीरिया है उनको ये एंटीबायोटिक्स से एक्सपोज कर रहे हैं, जिससे उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है और बाद में यही जीन्स हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र से बीमारी करने वाले बैक्टीरिया में जा सकती है। अब जैसे मैं उदाहरण देती हूँ, जब हमें पेट खराब होता है तो बहुत बार हम नॉर्फ्लॉक्स या नॉर्फ्लॉक्सासिन नामक एंटीबायोटिक खा लेते हैं बिना ये समझे कि ये पेट खराब क्या बैक्टीरिया से हुआ है या अन्य किसी कारण से हुआ है, जबकि हम एक दूसरी दवा जो कि एंटीबायोटिक नहीं है, लोपरामाइड, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी लापरवाही की वजह से हम बैक्टीरिया या अन्य माइक्रोब्स को ताकतवर बनाते हैं। इसके अलावा बहुत बार हम एक भयानक गलती करते हैं, वो ये है कि हम एंटीबायोटिक्स का जो कोर्स होता है हम उसे पूरा नहीं करते हैं। हम जब बेहतर महसूस करते हैं 2 दिन के बाद हम एंटीबायोटिक्स खाना बंद कर देते हैं। इससे क्या होता है, मैं इसके पीछे का विज्ञान आपको बताती हूँ। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक, स्टैटिक यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को वो रोकता है या इनहिबिट करता है, और बैक्टीरियोसाइडल यानी कि वो बैक्टीरिया को कंप्लीटली जान से मार देता है। अब अगर 5 दिन की जगह आपने 3 दिन ही एंटीबायोटिक खाया तो जो पूरा बैक्टीरियल पॉपुलेशन है वो कंप्लीटली नहीं मरेगी। मान लीजिए 20% ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन विल सर्वाइव, 20% बैक्टीरिया जीवित रहेगी और ये फिर प्रोपगेट करेगी, ये मल्टीप्लाई करेगी आपके अंदर और इन्फेक्शन को फैलाएगी या आपसे दूसरों में फैलाएगी। जो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक होती है, अगर आप वो खा रहे हैं और आपने सिर्फ 3 दिन खाया तो 3 दिन तक तो बैक्टीरिया का ग्रोथ रुका रहेगा, बट उसके बाद ये फिर से शुरू हो जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि बैक्टीरिया का कंप्लीट रिमूवल हो हमारे सिस्टम से, हमारे बॉडी से, तो हमें डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया हुआ पूरा कोर्स लेना चाहिए। इसके अलावा नेचुरल ऑकरेंस और सेल्फ मेडिकेशन के अलावा जो तीसरा प्रमुख कारण है वो है क्लिनिकल मिसयूज़। बहुत जगह पे डॉक्टर्स भी एंटीबायोटिक्स ओवर प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, जैसे डेंगू हुआ है या कोविड हुआ है, और उसमें हम धड़ल्ले से एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं। एंटीबायोटिक्स जनरली सेकेंडरी इन्फेक्शंस के लिए भी दी जाती है, बट बहुत बार डॉक्टर सेकेंडरी इन्फेक्शन होने से पहले ही एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक्स के यूज़ के बारे में डॉक्टर्स को भी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। बहुत सारे कंट्रीज़ में जैसे यूके में, यूएसए में एंटीबायोटिक्स ओवर द काउंटर नहीं मिलती है, वो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलती है, और इस तरह से इसका जो क्लिनिकल मिसयूज़ है इस पे रोकथाम लगाया जा रहा है। इसके अलावा जो चौथा रीज़न है वो जान के आप शॉक होंगे, वो ये है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो बहुत सारी फार्मा कंपनीज जहाँ पे दवाइयाँ बनती है या हॉस्पिटल्स जहाँ पे इन एंटीबायोटिक्स का यूज़ होता है, ये अपना वेस्ट अगर प्रॉपरली डिस्पोज ना करें तो ये एंटीबायोटिक्स प्रकृति में चली जाती है, ये सॉइल में चली जाती है, ये नदियों में चली जाती है, और यहाँ पे जो बैक्टीरिया रहते हैं, इन्वायरमेंटल बैक्टीरिया, धीरे धीरे इस एंटीबायोटिक से ये रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, और ये बैक्टीरिया जब बीमारी करने वाली बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आते हैं तो वो ये रेजिस्टेंस उनमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इस तरह से रेजिस्टेंस पूरे पॉपुलेशन में फैल जाता है। तो अब जब हम जानते हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होता है, तो इसकी रोकथाम कैसे किया जाए उसका जो जवाब है वो इसके कॉजेस में ही है। ये जो समय है यहाँ पे अति आवश्यक है कि हम AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की रोकथाम पे चर्चा करें, क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि 2050 तक इतने सारे नए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट माइक्रोब्स या वेरिएंट्स आएंगे जिनसे जो डेथ है, जो पेशेंट्स की जो मौतें होती है वो कई ज़्यादा होंगी। यहाँ तक कि वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि कैंसर या एड्स से भी ज़्यादा मौतें ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रोब से होंगी। तो इसकी रोकथाम करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब AMR की रोकथाम की जो जिम्मेदारी है जितना डॉक्टर्स के हाथों में है, जितना फार्मा इंडस्ट्रीज़ या हॉस्पिटल्स के हाथों में है कि वो प्रॉपरली वेस्ट डिस्पोजल करे, उतना
वो हमारी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें ये समझना होगा कि हम एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल ना करें। जब हमें ज़रूरत नहीं है तो हम एंटीबायोटिक्स ना खाएं, या अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो हम वो डोज पूरा करें। अब ऐसा माना जा रहा है कि एक समय आएगा जब कोई एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगी, तो उसके लिए क्या ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला अप्रोच है कॉम्बिनेशन थेरेपी, जो कि अभी यूज़ में है, जहाँ पे हम एक से ज़्यादा दवा का इस्तेमाल करते हैं। हम 2-3 एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। बट गौर फरमाइएगा, बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे हैं जो कि इन कॉम्बिनेशन से भी धीरे धीरे रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। एक नई थेरेपी है जिसे हम बैक्टीरियोफेज थेरेपी भी कहते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बैक्टीरियोफेजेस ये एक तरह का वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया का नेचुरल एनिमी होता है। बैक्टीरियोफेजेस ये वायरसेस बैक्टीरिया को मार डालता है। नेचर में, जैसे कि सॉइल में, पानी में, यहाँ तक कि नाले में काफ़ी सारे बैक्टीरिया होते हैं और इनके पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है बैक्टीरियोफेजेस। बायोटेक से या बायो इंजीनियरिंग से हम इन बैक्टीरियोफेजेस को मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि ये स्पेसिफिक बैक्टीरिया को मार सके। इज़राइल में एक कंपनी है बायोम एक्स, जो कि अभी फेज ट्रीटमेंट पे रिसर्च कर रही है और काफ़ी इन्फेक्शंस के लिए फेज ट्रीटमेंट कर भी रही है। इसके अलावा एक यूएस में कंपनी है एडेप्टिव फेज थेरेपेटिक्स, जहाँ पे बैक्टीरियोफेज के साथ साथ एंटीबायोटिक्स का भी कॉम्बिनेशन थेरेपी में इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको मैं बताना चाहूँगी, नेरी यानी कि नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है, इसके हिसाब से गंगा नदी में लगभग 1100 तरह के बैक्टीरियोफेजेस पाए जाते हैं। तो सरकार को चाहिए कि इस तरह की रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि ये जो थेरेपी है बैक्टीरियोफेज थेरेपी, इस पे जो रिसर्च है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, और अगर ये थेरेपी आएगी तो ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव होगी। इसके अलावा एक और नया रिसर्च फील्ड है, वो है प्रीडेटरी बैक्टीरिया के ऊपर। प्रीडेटरी बैक्टीरिया मतलब परभक्षी बैक्टीरिया, परभक्षी जीवाणु। जैसा मैंने बताया, नेचर में ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को मार सकते हैं, वैसे ही बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं नेचर में जो कि बीमारी करने वाले बैक्टीरिया को मार सकते हैं। 1960 में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ही बैक्टीरिया जिसका नाम है डेलोविब्रियो बैक्टीरियोवोरस का आइसोलेशन किया था सॉइल से। ये बैक्टीरिया बीमारी करने वाले बैक्टीरिया पे लीच की तरह चिपक जाती है और उनसे सारा न्यूट्रिएंट खींच के उसे मार देती है। वैज्ञानिक अभी इस पे शोध कर रहे हैं कि कैसे दवा के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाए, और आई इन्फेक्शंस के लिए ऑलरेडी ये सक्सेसफुल रहा है। अब जानते हैं भारत में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर के क्या हो रहा है। 2017 में नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस ने पहली बार दवा निर्माताओं द्वारा वातावरण में डंप किए जा रहे एंटीबायोटिक्स के ऊपर चर्चा की। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि एनवायरमेंटल एंड माइक्रोब्स जो रेजिस्टेंट हो जाते हैं उससे बीमारी करने वाले माइक्रोब्स में रेजिस्टेंट ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन अभी भी आसानी से एंटीबायोटिक का मिलना चिंताजनक है। भारत के सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने अनुसूची H1 लागू किया है, जिसके अनुसार बिना किसी डॉक्टर के परामर्श के 24 मूल एंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बट आगे की जो राह है वो कठिन है। एक उदाहरण देती हूँ मैं। वर्ष 2009 में नई दिल्ली से लौटे स्वीडन के एक नागरिक में एक अत्यंत ही घातक प्रतिरोध जीन, रेजिस्टेंट जीन पाया गया था, जिसका नाम वैज्ञानिकों ने न्यू दिल्ली मेटालोबीटा लैक्टमेज 1 NDM1 रखा था। ये जो NDM1 स्ट्रेन्स थे बैक्टीरिया के, ये कार्बापेनिम नामक एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है। कार्बापेनिम सबसे ताकतवर एंटीबायोटिक्स होती है, और NDM जीन सिर्फ एक बैक्टीरियल प्रजाति में नहीं
बल्कि जीन ट्रांसफ़र से ई कोलाई से क्लेब्सिएला और काफ़ी अन्य बैक्टीरिया में भी पाया गया था। अगर भारत तेजी से इस संबंध में और प्रयास नहीं करता है तो ना जाने NDM1 जैसे कितने नए प्रतिरोधक जीन जन्म ले सकते हैं जो भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में हज़ारों लोगों को इन्फेक्ट करेंगी और ट्रीटमेंट के लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा। WHO ने 18 से 24 नवंबर को वर्ल्ड एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक डिक्लेयर किया है, जिसमें AMR के लिए अवेयरनेस या जागरूकता पे काम की जाएगी। इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए मैं इसका ही एक स्लोगन का इस्तेमाल करूँगी, एंटीबायोटिक्स और एंटी माइक्रोबियल्स हैंडल विद केयर। डॉक्टर्स के साथ साथ हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एंटी माइक्रोबियल्स के पीछे का विज्ञान को समझें और धड़ल्ले से इसका दुरुपयोग ना करें। उम्मीद है कि एंटी माइक्रोबियल्स के पीछे का ये विज्ञान आपको समझ आया होगा और झारखंड विधानसभा टीवी के स्वस्थ संबंधी कार्यक्रम के पहल को मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ और अनुरोध करती हूँ कि JVS TV के इस कार्यक्रम को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।